नमस्कार, मैं दीपक डीजी ऑप्टिमाइजेशन की तरफ से आपका स्वागत करता हूं। पिछले ट्यूटोरियल में हमने देखा कि मॉड्यूल क्या होते हैं। इस ट्यूटोरियल में हम लोग देखेंगे कि कंपोनेंट क्या होता है। मॉड्यूल की तरह ही कंपोनेंट भी बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट होता है एंगुलर का। बिना इसके हम लोग कोई एप्लीकेशन डेवलप नहीं कर सकते, जैसे कि बिना मॉड्यूल के हम लोग कोई एप्लीकेशन नहीं डेवलप कर सकते हैं। कंपोनेंट बहुत ज़रूरी है। ये कंपोनेंट का फ़ायदा ये है कि हम इसी की हेल्प से ही सिंगल पेज एप्लीकेशन बना पाते हैं। मान लेते हैं कि हमें एक होम पेज बनाना है, तो होम पेज बनाने के लिए अगर हम लोग देखें तो उसके कौन कौन से पार्ट होते हैं। बेसिकली उसमें आ जाएगा हेडर, फुटर, साइड बार, सेंटर का एक पार्ट आ जाएगा। ये सारे पार्ट इसमें आ जाएंगे। अब अगर इसके दो तीन तरीके हैं बनाने के होम पेज के। अगर मान लीजिए हमें जो पुराना तरीका है उसके हिसाब से बनाए तो सारा कोड हम लोग यहीं पर लिखेंगे। हेडर का भी, फुटर का भी, सब कुछ एक जगह पे लिख देंगे और हम लोगों का होम पेज बनके तैयार हो जाएगा एक ही फाइल में। लेकिन अगर मान लीजिए हमें दूसरा कोई पेज बनाना है जिसमें सेम ही हेडर फुटर चाहिए या साइड बार चाहिए, तो उसके लिए हम सारा ये कोड कॉपी करेंगे और वहां ले जाकर के पेस्ट कर देंगे। पर ये कोई तरीका नहीं है कि बार बार हम सेम ही कोड कॉपी पेस्ट कर रहे हैं, उसको रीयूज नहीं कर रहे हैं। उसके लिए कोई तरीका हम लोग नहीं निकाल रहे हैं। यहाँ पर ये जो प्रॉब्लम है इसको सॉल्व कर दिया गया था पीएचपी में। अगर आप पीएचपी की लैंग्वेज देखते हैं, पीएचपी लैंग्वेज, तो उसमें आप देखेंगे कि हम लोग हेडर का एक अलग पेज बनाते हैं, फुटर का एक अलग पेज बनाते हैं, साइड बार के लिए अलग पेज बना सकते हैं, बीच के पार्ट के लिए अलग पेज बना सकते हैं और उस सारे पेज को हम लोग कॉल कर लेते हैं एक पेज पे और उसको इंक्लूड कर देते हैं और फिर हम लोगों का वो होम पेज तैयार हो जाता है। तो इससे ये प्रॉब्लम तो सॉल्व हो जाती है कि जो हम लोग का बार बार कॉपी पेस्ट कर रहे थे सेम ही कोड, वो हमारा बंद हो जाता है। यानी कि वो प्रॉब्लम कि अगर मान लीजिए हेडर में कोई चेंजेस होता है तो सारे पेज पे जा करके इंडिविजुअली 50 पेज बन गए तो 50 पेज पे जाकर इंडिविजुअली चेंज करना पड़े, उस प्रॉब्लम से तो हमें मुक्ति मिल गई। पर यहाँ पर एक प्रॉब्लम और है। वो प्रॉब्लम ये है कि अगर मान लीजिए हम लोग ये जो हेडर में मान लीजिए हम लोग चेंज करते हैं, चेंज तो हो जाएगा, लेकिन कोई भी चेंज को रिफ्लेक्ट करने के लिए हमें पूरा पेज रिफ्रेश करना पड़ता है। बार बार वो अगर कहीं भी कोई भी चेंज होता है तो पूरा का पूरा पेज रिफ्रेश होता है, पूरा का पूरा पेज फिर से लोड होता है। इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करता है आपका एंगुलर का कंपोनेंट। एंगुलर के कंपोनेंट में क्या है कि जो पर्टिकुलर पार्ट है, जैसे मान लीजिए मैंने हेडर का एक कंपोनेंट बना दिया, साइड बार का कंपोनेंट, ऐसे ठीक जैसे हमने पेज बनाए थे वैसे हमने यहाँ पर अलग अलग कंपोनेंट बना लिए। अब अगर मान लीजिए हेडर में कोई चेंजेस होता है तो सिर्फ वही पार्ट रिफ्रेश होता है, उसी पार्ट में चेंजेस रिफ्लेक्ट भी हो जाते हैं रिफ्रेश होकर के। सारा सारा अदर पार्ट जो वहाँ पे रहता है वो सेम वैसे ही पड़ा रहता है। तो हमारे जो लोडिंग का टाइम है यहाँ पर बहुत कम हो जाता है। तो ये जो रोल प्ले करता है कंपोनेंट ही करता है। चलिए अब इसको हम लोग थोड़ा सा विजुअल स्टूडियो कोड में देख लेते हैं। वैसे तो हम लोगों ने कंपोनेंट के बारे में लगभग सारी चीजें पिछले वीडियोस में कवर कर लिया, फिर भी यहाँ पर हम लोग एक बार इसको चेक कर लेंगे। जैसा कि मैंने बताया था, देखिए यहाँ पर एक माई डेमो ऐप क्रिएट हुआ है। फिर इसके बाद जैसे ही आप कोई प्रोजेक्ट या ऐप क्रिएट करते हैं तो उसमें कुछ फाइलें बन जाती हैं, कुछ फोल्डर बन जाते हैं। जैसे सोर्स का एक फोल्डर बन जाता है, उसके बाद ये ऐप का देखिए एक फोल्डर बन गया। इसमें देखिए आपका ये कंपोनेंट है, ये 4 फाइलें हैं। ऐप कंपोनेंट डॉट सी एस एस, ऐप कंपोनेंट डॉट एस टी एम एल, ऐप कंपोनेंट डॉट स्पेक्स डॉट टी एस, ये टेस्टिंग के लिए फाइल होती है, और ऐप कंपोनेंट डॉट टी एस, ये फाइल। तो चलिए ऐप कंपोनेंट डॉट टी एस में चल के देखते हैं कि इसमें क्या क्या है। ऐप कंपोनेंट डॉट टीएस में आप जाके देखेंगे तो ये देखिए यहाँ पर सबसे पहले एक इंटरफेस इंपोर्ट किया गया है। कहाँ से? कोर फाइल से, कोर लाइब्रेरी से, सॉरी कोर लाइब्रेरी से एक इंटरफेस यहाँ पर इंपोर्ट किया गया है कंपोनेंट। और देखिए यहाँ पर एक डेकोरेटर लगाया गया। डेकोरेटर के बारे में हम लोग आगे पढ़ेंगे। फिर उसके बाद यहाँ पर एक सेलेक्टर है, ये इसके मेटा डेटा है इस डेकोरेटर के। इस क्लास को ये डेकोरेटर कंपोनेंट बनाता है। ये जो यहाँ पे क्लास है ना, ऐप कंपोनेंट, इस क्लास को ये डेकोरेटर एक कंपोनेंट बनाता है। इस बात को ध्यान से समझ लीजिए। फिर उसके बाद देखिए यहाँ पर कंपोनेंट डेकोरेटर के अंदर कुछ मेटा डेटा है। क्या है? सिलेक्टर है, टेम्पलेट यूआरएल है और स्टाइल यूआरएल है। और भी मेटा डेटा हम लोग ऐड कर सकते हैं, पर उसके बारे में हम लोग आगे पढ़ेंगे। तो यहाँ पर देखिए जो सेलेक्टर है, सेलेक्टर के बारे में भी हम लोग डिटेल में आगे पढ़ेंगे आगे वीडियो में, क्योंकि सेलेक्टर को लिखने का सिर्फ यही एक तरीका नहीं है, और भी तरीका है। जैसे ठीक टेम्पलेट यूआरएल जैसे यहाँ पर दिया हुआ है, आप लोग ना क्वेश्चन पूछ सकते हैं। अगर आप लोग इसको ध्यान से देखें तो इसमें आप कई सारे क्वेश्चन पुटअप कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर सिंगल कोट्स में क्यों लिखा हुआ है, क्योंकि सेम नीचे आप देखिए स्टाइल यूआरएल में ये एरे में लिखा हुआ है, तो ऐसा क्यों है? इस तरह के क्वेश्चंस आप लोग पुट कर सकते हैं। हालांकि मैं टेम्पलेट यूआरएल जब पढ़ाऊंगा एक अलग वीडियो इसमें बनाऊंगा, या स्टाइल यूआरएल जब पढ़ाऊंगा तो उसके लिए भी एक अलग वीडियो बनेगा। तो उसमें हम लोग डिटेल में इन सारी चीज़ों के बारे में बात करेंगे, सेक्टर के बारे में, डेकोरेटर के बारे में, सबके लिए अलग अलग वीडियो बनेगा। तो उसमें हम लोग उसमें डिटेल में
बात करेंगे। पर आप इस तरह का अगर कोई ऑब्जर्वेशन आपका आता है तो आपको वो क्वेश्चन जरूर पूछनी चाहिए, आपका भी नॉलेज उसमें इंक्रीज होगा और आप कितना फोकस है इससे ये भी पता चलेगा। ये सिलेक्टर है जो रूट मॉड्यूल का सिलेक्टर होता है, उसको हम लोग कहाँ पे लिखते हैं। पिछले वीडियो में मैंने बताया था, अगर आपको पता हो तो कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। पिछले वीडियो में मैंने बताया था इसको कि कहाँ पे रखते हैं। इसको रखते हैं index.html में। ये देखिए ऐप रूट, और इसी की वजह से यहाँ पर जो सारी चीज़ें हैं, जो भी इस ऐप कंपोनेंट डॉट टी एस से रिलेटेड चीज़ें, यानी कि ऐप कंपोनेंट डॉट एच टी एम एल में जो भी लिखा होगा वो जा करके इंडेक्स डॉट एच टी एम एल पे लोड होता है। यही फाइल है जो सबसे पहले ब्राउजर में लोड होती है। तो यहाँ पर जो कंपोनेंट डॉट एच टी एम एल में लिखा है वो जा करके इंडेक्स डॉट एच टी एम एल पे लोड होता है। चलिए एक बार कंपोनेंट डॉट एच टी एम एल को भी देख लेते हैं। अब कंपोनेंट डॉट एच टी एम एल में देखिए मैंने यहाँ पर सिर्फ ये लिखा हुआ है, प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। तो ब्राउजर में सिर्फ यही दिखना चाहिए। तो चल के एक बार ब्राउजर में चेक करते हैं और देखते हैं क्या दिखता है। ये देखिए यहाँ पर लिख के आ रहा है प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, यानी जो मैंने लिखा था वहां पे ऐप डॉट कंपोनेंट डॉट एच टी एम एल में वो ठीक वैसा ही वहां पर जाकर के अपने ब्राउजर में वो शो हो रहा है। तो जो भी सेलेक्टर को, इस सेलेक्टर को हम जहां भी रखेंगे वहां पर उस कंपोनेंट से रिलेटेड जो HTML फाइल होगी उसमें जो कुछ भी होगा वो वहां पर लोड हो जाता है। अब हम लोग एक नया कंपोनेंट क्रिएट करते हैं। कंपोनेंट क्रिएट करना मैंने पिछले वीडियो में बता दिया है, अगर आपको नहीं पता है तो आप जाके चेक कर सकते हैं। वैसे हम लोग यहाँ भी करेंगे। देखिए कंपोनेंट क्रिएट करने के लिए क्या लिखना होता है, ng जनरेट कंपोनेंट और उसका नाम। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं, नाम ले लेते हैं एम्प्लॉय और इसको जनरेट करते हैं। अब देखिए जनरेट करेंगे तो क्या होगा। यहाँ पर हमने जनरेट कर दिया। अब देखिए जब ये जनरेट कर रहा था तो इसने क्या किया, इसने ये 4 फाइलें क्रिएट की, है ना। एक एम्प्लॉय फोल्डर के अंदर, ऐप में एम्प्लॉय फोल्डर के अंदर इसने क्या डाला, एम्प्लॉय डॉट कंपोनेंट डॉट एच टी एम एल एक बनाया, एम्प्लॉय डॉट कंपोनेंट डॉट स्पेक्स बनाया जो टेस्टिंग फाइल होती है, और एम्प्लॉय डॉट कंपोनेंट डॉट टी एस फाइल बनाए और CSS फाइल बनाया। अब देखिए यहाँ पर एक ऐप के अंदर एक एम्प्लॉय नाम का फोल्डर बन गया, इसके अंदर ये 4 फाइलें क्रिएट हो गई। अब हम लोग एक बार ऐप मॉड्यूल डॉट टी एस चल के चेक कर लेते हैं। देखिए ऐप मॉड्यूल डॉट टी एस में ये कंपोनेंट यहाँ पर ऐड हो गया ऑटोमेटिकली। पिछले वीडियो में बताया था कैसे ऐड होता है, ऑटोमेटिकली यहाँ पर ऐड हो गया। और उसके बाद यहाँ पर उससे रिलेटेड फाइल भी, उसका जो पाथ है वो यहाँ पर इंपोर्ट हो गया। ये सारी चीज़ें ऑटोमेटिक हो रही हैं। ये क्यों ऑटोमेटिक हो रही हैं और कैसे हो रही है, ये एंगुलर के CLI की हेल्प से हो रही है। अब अगर मान लीजिए ये सारी चीज़ें आपको मैनुअली करना पड़ता है तो आप पहले ये 4 फाइलें क्रिएट करते, फिर उसके बाद यहाँ पर आते, ये सारी चीज़ें लिखते, फिर इसको यहाँ पर इंक्लूड करते, तो ये एक बहुत ही लेंथी प्रोसेस हो जाता। लेकिन एंगुलर के CLI हम लोगों की इसमें काफ़ी मदद कर देता है। तो ये देखिए यहाँ पर एम्प्लॉय कंपोनेंट ऐड हो गया। पहले चल लेते हैं कंपोनेंट में, देखते हैं यहाँ पर क्या है। यहाँ पर देखिए सेम वैसे ही है, कोर फाइल से एक इंटरफेस इंपोर्ट किया गया है और यहाँ पर एक क्लास है। इस क्लास को कंपोनेंट डेकोरेटर ने क्या बना दिया, कंपोनेंट। उसके बाद इसमें एक सेलेक्टर है जिसका है ऐप एम्प्लॉय, और फिर इसकी एक कंपोनेंट की HTML फाइल है और एक CSS फाइल है। अब हम लोग चलते हैं कंपोनेंट के HTML फाइल में। ठीक है, यहाँ पर लिखा है एम्प्लॉय वर्क्स, रहने देते हैं इसको जो लिखा है यहाँ पर एम्प्लॉय वर्क्स। अब इसके बाद एक क्वेश्चन दिमाग में आ रहा होगा कि क्या ये index.html में दिखेगा। आप बता सकते हैं ये दिखेगा नहीं, नहीं दिखेगा। क्यों नहीं दिखेगा, क्योंकि index.html में हमने इसके किसको, सेलेक्टर को यहाँ पर हमने यहाँ पर नहीं लिखा है, इंक्लूड नहीं किया है। वैसे ये रिकमेंडेड नहीं है कि हम लोग index.html पे ही सारे कंपोनेंट को कॉल कर लें, ये सजेस्टेड नहीं है। हालांकि कर सकते हैं लेकिन ये सजेस्टेड नहीं है। तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग यहाँ पर इसको नहीं लिखेंगे। तो हम लोग कहाँ लिखेंगे, पहले हम लोग चेक कर लेते हैं ब्राउजर में कि आ रहा है कि नहीं आ रहा है एम्प्लॉय वर्क्स, है ना। ये जो एम्प्लॉय वर्क्स है वो वहाँ पर दिख रहा है या नहीं दिख रहा है। वैसे मैंने बोल तो दिया नहीं दिख रहा है, पर एक बार हम लोग चेक कर लेते हैं। ये देखिए यहाँ पर जो एम्प्लॉय कंपोनेंट है उसके जो HTML फाइल में लिखा था एम्प्लॉय वर्क्स वो यहाँ पर नहीं दिख रहा है। तो हम लोगों को क्या करना होगा, हम लोगों को इसका एम्प्लॉय कंपोनेंट और TS में जो ये ऐप एम्प्लॉय है, सेलेक्टर के बारे में हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे। तो ये जो ऐप एम्प्लॉय है सेलेक्टर, इसको हम लोगों को कहाँ इंक्लूड कर देना चाहिए,
ऐप कंपोनेंट डॉट HTML में। ठीक है, अगर हम लोग यहाँ पर इंक्लूड कर देंगे तो ये क्या होगा, यहाँ पर ये शो हो जाएगा। तो हम लोग को एक बार चेक कर लेना चाहिए कि एम्प्लॉय वर्क्स वहाँ पे आ रहा है या नहीं आ रहा है। ये देखिए यहाँ पर आ गया एम्प्लॉय वर्क्स। इस तरह से हम लोग कंपोनेंट को यूज़ करते हैं। आई होप आप लोगों को बात समझ में आ गई होगी कि कंपोनेंट क्या होता है और इसको हम लोग कैसे क्रिएट करते हैं और इसको कैसे यूज़ करते हैं और इसके क्या बेनिफिट्स हैं। तो अगर इंटरव्यू में अगर आपको पूछा जाता है कि कंपोनेंट्स क्या होगा, तो मुझे ऐसा लगता है कि अब आप लोग अच्छे तरह से उसको एक्सप्लेन कर पाएंगे। आगे आने वाले वीडियोज़ में हम लोग देखेंगे कि सेलेक्टर, जैसे डेकोरेटर क्या होता है, सेलेक्टर क्या होता है, टेम्पलेट URL क्या होता है, स्टाइल URL क्या होता है। तो ये सारी चीज़ें हम लोग डिटेल में आगे आने वाले वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।